दोस्तों एक नई सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की सीरीज, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी जानकारी हम ऐसे वीडियोस के अंदर आपको देने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में इस वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं और उसमें आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो ये सारे प्रकार के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। जहां पर भी आपको डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एसेट क्लास, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट, स्पेशलिटी एंड रिस्क के हिसाब से इतने सारे म्यूचुअल फंड के टाइप्स यहाँ पे जो सेबी रजिस्टर्ड एमफी है उसने दिखाए गए हैं। हम यहाँ पे हर चीज का डिस्कशन करेंगे। आपके मन में बहुत सवाल आते हैं और आप मुझे पूछते भी हैं कमेंट बॉक्स में कि ओपन एंडेड फंड्स क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड्स क्या होता है, या ग्रोथ फंड क्या होता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, कंप्रिहेंसिव वीडियो के अंदर मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड एंड इंटरवल फंड्स। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब होता है जब भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स बाहर पड़ते हैं तब उसका एनएफओ रिलीज होता है। आपने वो देखा होगा कि ये जब एनएफओ रिलीज होता है तब आपको आप खरीद सकते हैं, मतलब चालू कर सकते हैं खरीदना। तो जब एनएफओ कोई भी म्यूचुअल फंड का बाहर पड़ता है तब आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ जब तक ये म्यूचुअल फंड मार्केट में रहते हैं तब तक कभी भी आप इसका जो एनएवी प्राइस होता है उसके आधार पर आप ऐसे म्यूचुअल फंड लाइफ में कभी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऐप से खरीद सकते हैं या बहुत सारी एप्लीकेशन है उसके थ्रू खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन एंडेड फंड्स का मतलब बहुत सीधा साधा होता है कि एनएफओ के दौरान या जब तक ये म्यूचुअल फंड मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं तब तक कभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। इसीलिए ये ओपन है, ये ओपन है कभी भी खरीदने के लिए। इसके लिए इसको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कौन कौन से है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड आप मार्केट में देख रहे हैं, ज्यादातर म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड है। सारे इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या कोई भी टाइप के म्यूचुअल फंड ले लीजिए जो मार्केट से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड को ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब सिमिलरली वैसा ही एक दूसरा टर्म है क्लोज एंडेड फंड्स। अब क्लोज एंडेड फंड्स फिक्स मैच्योरिटी के होता है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट। उसमें आप एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो कुछ समय मर्यादा तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है, उसके बाद ही मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलता है। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड भी उसी प्रकार के होते हैं जहां पे एनएफओ के दौरान जब इनिशियल फंड ऑफरिंग होती है उसके दौरान ही आप उसमें म्यूचुअल फंड का यूनिट्स खरीद सकते हैं। उसके अलावा कभी भी आप, जब तक वो म्यूचुअल फंड रहते हैं, आप उसमें से कोई भी यूनिट्स नहीं खरीद सकते हैं। जब इसकी मैच्योरिटी होती है तब आपको जो भी इन्वेस्टेड पैसा है आपको ब्याज सहित वापस मिलता है। इसके साथ साथ वो म्यूचुअल फंड की अवधि भी समाप्त हो जाती है, यानी कि वो म्यूचुअल फंड भी बंद हो जाता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। सीधी सिंपल भाषा में समझिए, ओपन है मतलब कभी भी आप उसमें से कोई भी यूनिट खरीद सकते हैं। क्लोज है मतलब आप सिर्फ एनएफओ, इनिशियल ऑफरिंग जब होता है तभी खरीद सकते हैं। अब तीसरा प्रकार आ गया इंटरवल फंड्स। ये कौन सा प्रकार है भाई? तो इंटरवल ये दोनों के बीच में काम करता है, यानी कि एनएफओ के दौरान यहां पे आप यूनिट खरीद सकते हैं, लेकिन ये क्लोज टाइप के फंड्स है। मतलब कि मान लीजिए कि ये कुछ इंटरवल पे इसकी जो खिड़की है वो खुलती है खरीदने के लिए। इसकी जो समय मर्यादा है एवरी 6 महीने पे कुछ समय के लिए खुलती है। तब अगर आप यूनिट्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद में फिर बंद हो जाती है। फिर 6 महीने तक ये क्लोज एंडेड फंड्स की तरह काम करते हैं, यानी कि ये एक इंटरवल पे खुलते हैं, आपको लेना है जो भी यूनिट्स लेना, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। फिर वापस 6 महीने के बाद एक इंटरवल पे वापस वो खिड़की खुलती है और वापस वो इंटरवल पे आप अगर यूनिट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके लिए इसको इंटरवल फंड्स का नाम दिया जाता है। अब ये 3 प्रकार में मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने पूरा क्लियर कट यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब दूसरा प्रकार जो है वो आता है एसेट टाइप्स के हिसाब से। एसेट टाइप्स के हिसाब से कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड है? इक्विटी फंड्स है, डेब्ट फंड्स है, इसके बारे में ज्यादातर आप जानते होंगे। मनी मार्केट फंड्स है और हाइब्रिड फंड्स है। ये 4 प्रकार की कैटेगरी होती है। अब इक्विटी फंड्स किसको कहा जाता है? देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का 65% से ज्यादा हिस्सा, यानी 65% या उससे ज्यादा हिस्सा अगर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर से इन्वेस्टेड है। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए? स्टॉक्स हो गए, है ना।
आप जो मार्केट में जितने भी स्टॉक्स देखते हैं, कंपनी के जो शेयर्स देखते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट, वो इक्विटी होती है। तो वो इक्विटी के अंदर अगर 65% से ज्यादा हिस्सा अगर इन्वेस्ट करता है कोई भी म्यूचुअल फंड, तो उसकी कैटेगरी हो जाती है इक्विटी। इसीलिए यहाँ पे इक्विटी फंड्स के नाम से आप जितने भी ज्यादा फंड्स देखते होंगे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टीप्लेक्स, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप, जितने भी फंड्स देखते हो सब इक्विटी फंड्स के अंदर आता है। अब उसका कितना कैटेगराइजेशन होता है, उसमें कितनी % इक्विटी के अंदर पैसा जमा होता है, उसकी सारी चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये क्लास में आपको टाइप्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप समझिए 65% मिनिमम हिस्सा आपका इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, तभी उसको इक्विटी फंड्स कहा जाता है। डेब्ट फंड्स किसको बोलते हैं? अब सिंपल, जैसा यहाँ पे मैंने बताया, सिमिलरली डेब्ट फंड्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। उसके अंदर 60-40 का रेशियो होता है। तो आप समझ लीजिए कि डेब्ट फंड के अंदर में ज्यादा हिस्सेदारी है और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में कम हिस्सेदारी, यानी कि 65% से कम है। अगर वो कम हो जाती है तो उसको इक्विटी फंड्स नहीं बोलेंगे। और सिमिलरली जो डेब्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, डेब्ट के अंदर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर में ज्यादा पैसा चला जाता है, तो इसके लिए उसको डेब्ट फंड्स बोला जाता है। अब तीसरी कैटेगरी है वो है मनी मार्केट फंड्स, यानी कि आप समझ रहे होंगे जो बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं, कंपनी को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो बॉन्ड्स बनाती है और बॉन्ड्स से मार्केट से पैसा उठाती है। तो ऐसे टाइप के जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड है, उसको मनी मार्केट फंड्स भी कहा जाता है। इसके अंदर थोड़ी हिस्सेदारी डेब्ट्स की भी रहती है। अब कितने हिस्सेदारी रहती है वो आगे नेक्स्ट क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब चौथा प्रकार है हाइब्रिड। मान लीजिए ये 3 फंड में से कोई बोलेगा नहीं मेरे को तीनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए है हाइब्रिड फंड्स। ये हाइब्रिड फंड्स भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर भी परसेंटेज अलग अलग होते हैं, बट वो परसेंटेज को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्विटी, डेब्ट एंड मनी मार्केट। तो ये तीनों को थोड़ा थोड़ा परसेंटेज डिवाइड करके बनता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये 4 प्रकार के एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड है। आपको यहाँ पे भी क्लियर हो चुका होगा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी एसेट क्लास के हिसाब से। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आपके ये है इन्वेस्टर के ऊपर प्योरली, मैं एज ए इन्वेस्टर हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से मैं जो क्लास डिफाइन करता हूं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। आप रिटर्न भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे है ग्रोथ म्यूचुअल फंड। इसका ज्यादातर आपने सुना होगा, ग्रोथ मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड आप बात करते हैं उसमें ग्रोथ लिखा होता है पीछे, तो आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ग्रोथ म्यूचुअल फंड है। दूसरा प्रकार है फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। तीसरा प्रकार है टैक्स सेविंग फंड, लिक्विड फंड एंड पेंशन फंड। अब बात करते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड। ग्रोथ में क्या होता है, आपको जो रिटर्न मिलता है वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है, आप उसको लेते नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरा आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएशन होता है, और जब वेल्थ क्रिएशन ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें से जो रिटर्न मिलता है सालाना, आप उसको लेते नहीं है, आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब आपका रिटर्न री इन्वेस्ट होता जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रोथ, यानी कि वेल्थ क्रिएशन। तो ऐसे टाइप जो म्यूचुअल फंड है उसको ग्रोथ म्यूचुअल फंड कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझिए, जहां पे भी ग्रोथ लिखा है उसमें जब तक आप म्यूचुअल फंड वापस निकालते नहीं है तब तक 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा, आपके सारे पैसे जो है वो री इन्वेस्ट होते जाते हैं, सिंपल। अब दूसरा प्रकार है फिक्स्ड इनकम फंड। मान लीजिए कोई आदमी ऐसे है जो समझते हैं या सोचते हैं कि मुझे मेरे पैसों से कुछ इनकम चाहिए, एवरी मंथ या एवरी कुछ सर्टेन टाइम पे मुझे कुछ इनकम चाहिए, तो ऐसे लोग ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका नाम है फिक्स्ड इनकम फंड्स। इसको हम IDCW भी बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो मतलब कुछ इनकम करना चाहते हैं या एवरी मंथ कुछ इनकम चाहते हैं, वो इस टाइप के फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है टैक्स सेविंग फंड। वो आप जानते हैं 3 साल का लॉकिंग रहता है। ELSS कैटेगरी के अंदर आते हैं ELSS फंड। आप मतलब बहुत सारे लोग सेविंग करते भी होंगे जो टैक्स बचाना चाहते हैं, जिसके पास और कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो वो ELSS फंड्स के अंदर में पैसा लगा के रखते ही होंगे। तो ये जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं ELSS, टैक्स सेविंग फंड। अब चौथा प्रकार है लिक्विड फंड। अब लिक्विड फंड क्यों बनाया गया? लिक्विड फंड इसलिए बनाया गया कि आप चाहते हैं कि मेरा पैसा बहुत सेफ रहे। अब जब सेफ्टी की बात आती है तो इक्विटी हट जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इक्विटी में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होता है प्राइस का, इसके लिए उसके अंदर में रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो जब आप सेफ्टी की बात करते हैं तो इक्विटी हट जाती है, उसकी जगह पे आती है डेब्ट आता है, मनी मार्केट आता है, जहां पे एक फिक्स टर्म पे आपको पैसा दिया जाता है। बट उसके अंदर भी क्या होता है कि जो आपकी अमाउंट होती है वो एक कोई भी बॉन्ड के अंदर में फिक्स हो जाती है और एक टाइम लिमिट होती है। तो टाइम लिमिट तक पैसा फंसा रहता है आपका, और वो ना फंसे इसके लिए कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे को लिक्विडिटी अच्छी मिले, मैं जब भी पैसा निकालने की ट्राई करूं या मैं जब भी विड्रॉल करूं मुझे आधे घंटे विदिन 1-2 घंटे के अंदर पैसा मेरे खाते में आ जाए। तो उसके लिए बना है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड के अंदर लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा होती है।
आप अगर इक्विटी फंड्स के अंदर भी देखें तो लिक्विडिटी मतलब मीडियम क्लास की बोल सकते हैं, जिसमें आपको 4 से 5 दिन या 1 वीक समझ लीजिए, मैक्सिमम 1 सप्ताह लगता ही लगता है आपके खाते में पैसा आने के लिए। लेकिन लिक्विड फंड कुछ अलग टाइप का है। लिक्विड फंड के अंदर में आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाता है, विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम एक ही है कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 6 से 7%, मैक्सिमम उससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। तो कुछ लोग कुछ अमाउंट जो है पार्क करना चाहते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड है आपका। अगर इमरजेंसी फंड आप कहीं जगह पे रखना चाहते हो, बैंक एक सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैंक के अंदर में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है 3 से 4% मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो आप सोचते हैं कि मैं लिक्विड फंड में पैसा डालूं ताकि मेरी लिक्विडिटी भी बनी रहे और मुझे इमीडिएटली पैसा जब भी चाहिए तब मिले और इंटरेस्ट भी मुझे थोड़ा ज्यादा मिले। इस कैटेगरी को बोलते हैं लिक्विड फंड। अब यहाँ पे एक और प्रकार है, 5वां प्रकार, वो है पेंशन फंड। तो देखिए, पेंशन का मतलब ही होता है कि जब आप रिटायर होंगे उस टाइम पे आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो ये जो प्रकार है ये एक टाइप से क्लोज एंडेड है और इसके अंदर एक मैच्योरिटी रहती है, उस टाइम तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर निकालने की कोशिश भी करते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। तो ये पेंशन फंड जो है 5वां प्रकार है और मेरे को लगता है ज्यादातर लोग इसको प्रीफर नहीं करते आज के दिन में। ज्यादातर ग्रोथ ऑप्शन और टैक्स सेविंग वगैरह ही ज्यादा चलते हैं। अब स्पेशलिटी के हिसाब से बात करते हैं। अब ये एक प्रकार से आप समझिए कि जैसे सेक्टोरियल फंड्स है। सेक्टोरियल मतलब कोई स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, तो उस सेक्टर के स्पेसिफिक फंड स्टॉक्स ही उसके अंदर रहते हैं। बट ये बहुत ही हाई रिस्क वाला है। अगर वो सेक्टर बैठ गया तो आपके पूरे पैसे एक साथ डूब जाएंगे, समझ सकते हैं, एक साथ डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया तो जो थोड़ा थोड़ा हर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो मान लो आईटी सेक्टर डूबा भी तो बैंकिंग सेक्टर अप होगा, तो उस केस में आपका जो एवरेजिंग है वो बना रहेगा। इसके लिए सेक्टर बेस्ड फंड में बहुत देख सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिए या फिर दूर ही रहिए इससे। इसके बाद है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है और सिर्फ उसको कॉपी करता है। उसके अंदर जिस प्रकार से शेयर्स है और उसका जो भी परसेंटेज है उस हिसाब से ये सीधा कॉपी कर लेता है और उसके हिसाब से ही ये जो म्यूचुअल फंड है चलता है। इसके लिए जब इंडेक्स फंड आप देखेंगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें कुछ मैनेज करना होता ही नहीं है, उसमें कोई भी रिसर्च नहीं लगती, कोई एनालिटिक्स नहीं लगता है। इसके बाद में होता है फंड्स ऑफ फंड्स। अब ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, जो इक्विटी रिलेटेड फंड्स होते हैं, वो कोई एक शेयर्स होती है, वो शेयर्स या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फंड्स ऑफ फंड्स ऐसा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए मार्केट में 250-300 म्यूचुअल फंड है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है फंड्स ऑफ फंड, ये हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा, नहीं कि वो डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो इस प्रकार का जो म्यूचुअल फंड है उसको बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड। चौथा प्रकार है कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स। अब इसके बारे में आप पिछले 2-3 साल से जानना चालू कर दिए होंगे। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, गोल्ड है, सिल्वर है और ऐसी कई मेटल्स है जिसको कमोडिटी हम लोग ज्यादातर बोलते हैं। और यहाँ पे इंडिया में 2 कमोडिटी ज्यादा चलती है, जिसमें गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। तो गोल्ड रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये स्पेसिफिक कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऐसे जो कमोडिटी होती है उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए अगर आप मान लीजिए अपना पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड को भी शामिल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड ना लेके आप ऐसे म्यूचुअल फंड को भी खरीद सकते हैं जहां पे गोल्ड का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। और जो 5वां प्रकार है वो है इनवर्स फंड। अब इनवर्स फंड क्या होता है, ये मार्केट के विपरीत इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए मार्केट डूब रहा है, उस कंडीशन में ये इन्वेस्ट करेगा और वहां से प्रॉफिट निकालेगा। मार्केट बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में भी वो वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जब मार्केट रिवर्स होना चालू कर सकता है और वहां पे वो पैसा लगा के पैसा कमाता है। तो ये एक अलग टाइप की कैटेगरी है, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और आपको इससे दूर भी रहना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे अलग अदर कैटेगरी भी यहाँ पे शामिल है। अब बात करते हैं रिस्क के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपको सबसे पहले अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है। उसी हिसाब से आपके पास जो म्यूचुअल फंड की क्लास होती है ना, वो क्लियर हो जाती है। यहाँ पे 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। इसके अंदर भी आप 2 कैटेगरी और ऐड कर सकते हैं। अगर आपने रिस्कोमीटर देखा होगा जो म्यूचुअल फंड के अंदर दिखा था, तो उसमें 5 कैटेगरी होती है। इसके अंदर में होती है एक लो कैटेगरी होती है, एक लो टू मीडियम होती है, एक मीडियम टू हाई होती है, एक हाई होती है और एक वेरी हाई होती है। यहाँ पे वेरी हाई नहीं दिखा है, बट क्लासिक जनरली अगर आप बात करें तो 3 टाइप की कैटेगरी है, लो, मीडियम एंड हाई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो लो टाइप की रिस्क किस में होती है, आप समझ सकते हैं जो इक्विटी रिलेटेड नहीं है
उसके अंदर लो टाइप की कैटेगरी होती है जो बॉन्ड्स रिलेटेड होते हैं, डिबेंचर्स रिलेटेड होते हैं, कोई फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड होते हैं, एफडी रिलेटेड होते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आपको जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क भी बहुत ही कम होता है। लेकिन रिस्क जहां पे कम है वहां पे इंटरेस्ट भी आपको कम देखने को मिलेगा। मीडियम टाइप के फंड्स जिसमें आप समझ सकते हैं हाइब्रिड फंड्स जिसमें थोड़ी एक्सपोजर इक्विटी टाइप में है, थोड़ा एक्सपोजर आपका डेब्ट और डिबेंचर टाइप में है, बॉन्ड्स टाइप में है, तो ऐसे जो हाइब्रिड फंड्स है उसमें मीडियम कैटेगरी का रिस्क होता है, लेकिन आपको रिटर्न भी मीडियम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर हाई रिस्क की, तो हाई रिस्क के अंदर इक्विटी में सबसे ज्यादा एक्सपोजर होता है, आप बहुत ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अब उसके अंदर भी 3 कैटेगरी है जिसके अंदर में रिस्क अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करें अगर लार्ज कैप फंड, मीडियम कैप फंड, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप कंपनियां होती है, छोटी कंपनियां होती हैं, प्राइस वेरी फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है कि एकदम धड़ाम से गिर जाएगी, एकदम धड़ाम से ऊपर चली जाएगी। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होने के कारण अगर आपका टर्म्स, मान लीजिए आप बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी आप स्मॉल कैप कैटेगरी को पसंद करिए। बाकी ऊपर की जो 2 कैटेगरी है आपके लिए बहुत सही रहेगी। अगर आप मीडियम टर्म का रिस्क लेना चाहते हैं, कोई स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, मान लीजिए 5 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो आप ऐसी 2 कैटेगरी को पसंद कर सकते हैं। अब मुझे पहले बहुत ही डाउट चलता था, यहाँ पर जैसे टाइप्स खत्म हो गया, लेकिन मेरा व्यू बता रहा हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार जो डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड के, उसका क्या जरूरत है ये सब चीजों के लिए। आदमी इन्वेस्टर डायरेक्टली ही कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ के चूज कर सकता है। लेकिन मेरा एकदम लॉजिक है ना पूरा चेंज हो गया जब मैंने मेरे एक फ्रेंड को देखा कि उसने ऐसे म्यूचुअल फंड्स मतलब यूट्यूब के ऊपर से देख के ले लिए हैं जो उसका जो गोल्स है ना उससे कोई रिलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अभी ये समझना चालू कर दिया। और दूसरा चीज ये है कि मेरे 40,000 सब्सक्राइबर, उसमें बहुत सारी कॉमेंट्स में पढ़ता हूँ और उसमें आप समझ सकते हैं कि 60 to 70% लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नहीं पता है। कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, अपना रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, मेरा गोल्स क्या है, कब तक मुझे अचीव करना है, और उसके लिए मेरे कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड पड़ते हैं और क्यों मुझे ये म्यूचुअल फंड पसंद करना है, ऐसी कोई टाइप की नॉलेज नहीं है। और सिर्फ कुछ लोगों के कहने पे या YouTube पे देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, हम जो म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट करते हैं ना, वो कुछ चीज़ों के लिए सजेस्ट करते हैं, कुछ टाइम फ्रेम के लिए सजेस्ट करते हैं, कुछ रिस्क के लिए सजेस्ट करते हैं, और आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले इसके लिए मैं अपने पोर्टफोलियो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसी के लिए आपको जरूरत पड़ता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जो आप के लिए प्लान करे, यानी कि आपकी कंडीशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्लान करे और उसमें आपको इन्वेस्ट कराए और बार बार उस पोर्टफोलियो का रिटर्न को ट्रैक करे और वो देखे कि जो मार्केट है वो मार्केट के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो अपने हिसाब से वो म्यूचुअल फंड को चेंज भी करे ताकि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड का रिटर्न ले पाए और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो यही बेसिकली काम होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका, नहीं कि एक बार सेल करके चला जाए, बट ये लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। और मेरे जो पुराने वीडियोस थे जिसमें मैं कैलकुलेशन भी बताया था, तो मुझे लगता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड चूज करके आप फंस जाए, उससे तो अच्छा है कि कुछ परसेंट 0.0 समथिंग या 0.5% कमीशन दे के अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड लेके अच्छा रिटर्न अगर आप ले रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि ये जो क्लास है ना, ये जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, उसमें कितने कितने प्रकार के परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अलोकेशन होता है और रिस्क के हिसाब से कितने ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।